आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के अलावा चंद बल्दियात के हलकों में हुए इंतखाबात में हुक्मरान जमात TRS को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। इन बल्दियात में अपोजिशन जमातों का नामो निशान तकरीबन खत्म हो गया। अब तक खुद को TRS हुकूमत का मुतबादिल होने का दावा करने वाली बीजेपी की खलाई भी इन इंतखाबात में खुल गई है, जहां बीजेपी के चंद काउंसलर्स मुंतखब हुए। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 66 बल्दी डिवीजन्स में 28 हलकों के नतायज जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 20 हलकों में TRS के कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। बाकी हलकों में वोटों की गिनती का अमल जारी है। इसी तरह खम्मम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 44 हलकों के नतायज जारी हो गए, जिनमें से 35 हलकों में TRS के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। खम्मम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजमूई तौर पर 60 बल्दी डिवीजन है। बाकी हलकों के वोटों की गिनती जारी है। इसी तरह रियासत के 5 बल्दियात में इंतखाबात हुए थे। उन 5 के 5 बल्दियात सिद्दीपेट, कोत्तूर, जडचर्ला, नकरेकल, अचमपेट में TRS को शानदार कामयाबी मिली। अचमपेट बल्दिया में जुमला 20 वार्ड्स हैं, जिनमें 13 वार्ड्स में TRS और माफ कीजिएगा 13 वार्ड्स में TRS, 6 वार्ड्स में कांग्रेस और 1 वार्ड में बीजेपी को कामयाबी मिली। 43 रुकनी सिद्दीपेट बल्दिया में अब तक 36 वार्ड्स में TRS के उम्मीदवारों को 17 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि वार्ड नंबर 37, 36, 35, 29, 28, 20 में अलग दीगर जमातों के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। उनमें एक बीजेपी का उम्मीदवार भी शामिल है, जबकि दीगर जमातों के 5 उम्मीदवार शामिल हैं। 12 रुकनी कोत्तूर बल्दिया में हुक्मरान जमात TRS को 7 वार्ड्स में कामयाबी हासिल हुई है और TRS ने इस बल्दिया पर कब्जा जमा लिया। इस बल्दिया से कांग्रेस के 5 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। इसी तरह जडचर्ला की 27 रुकनी बल्दिया में TRS को 23 हलकों में कामयाबी मिली। इसके अलावा चंद बल्दियात में एक हलके में ज़मीनी इंतखाब भी मुनक्किद हुआ था। इन इंतखाबात में TRS के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी को एक सीट से हाथ धोना पड़ा। 30 अप्रैल को GHMC के लिंगोजी गुड़ा बल्दी डिवीजन में हुए जमनी इंतखाब में कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट छीन ली। गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक्किदा GHMC के इंतखाबात में लिंगोजी गुड़ा बल्दिया डिवीजन से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश गौड़ को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन कामयाबी हासिल करने के 1 माह के बाद ही रमेश का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हल्का मखलुआ हो गया था और यहां 30 अप्रैल को ज़मनी इंतखाब मुनक्किद हुए। बीजेपी के कायदीन ने इस हल्के को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने और मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जन को मुंतखब करवाने की मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के तहत बीजेपी कायदीन ने इंतखाबी नोटिफिकेशन की इजराई के बाद TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव से मुलाकात करते हुए लिंगोजी गुड़ा बल्दिया हल्के के इंतखाब को बिला मुकाबला करने के लिए ताउन करने की दरख्वास्त की, जिस पर वजीर मौसूफ ने बीजेपी के मुतवफ़ी कॉरपोरेटर से इजहार हमदर्दी करते हुए वहां से मुकाबला न करने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस और दीगर जमातें इस पेशकश को कबूल नहीं की और इंतखाबात नागुज़ीर हो गए थे। इस इंतखाब में 13,629 वोट डाले गए, जिनमें से कांग्रेस उम्मीदवार बीर राजशेखर ने 7,240 वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार अखिल गौड़ को 5,968 वोट हासिल हुए, जबकि नोटा को 101 और 188 वोट मुस्तरद कर दी गए। इस तरह कांग्रेस ने इस हल्के पर अपना कब्जा कर लिया। GHMC में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की तादाद इस एक सीट पर कामयाबी के बाद 3 हो गई है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने, माफ कीजिएगा, यह खबर हम आपको बाद में बताएंगे बंडी संजय की। 21 సంవత్సరాల నా రాజకీయ జీవితం 3వ తారీఖు 5వ నెల 2021 సంవత్సరం ఈరోజు గెలవాలని ఆ భగవంతుడు రాసిపెట్టున్నాడు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే గెలవాలని రాసిపెట్టున్నాడు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే ఈరోజు నా కార్యకర్తలు లింగోజ్గూడ ప్రజలు నన్ను ఆదరించారు, ఈరోజు నన్ను గెలిపించారు. నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను వ్యక్తపరచలేకపోతున్నా. ఇంత అంటే ఆల్మోస్ట్ స్టేట్లో కాంగ్రెస్ లేని పరిస్థితుల ఈరోజు లింగోజ్గూడ ప్రజలు నన్ను ఆదరించి రాజశేఖర్ గెలవాలని వాళ్ళు ఉత్సాహంగా బయటికి వచ్చి ఈరోజు ఓట్లు వేసి నన్ను ఆదరించినందుకు ముందుగా వాళ్ళందరికీ చేతులు జోడించి లింగోజ్గూడ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అతి ముఖ్యంగా నా కార్యకర్తలు అహర్నిశలు 21 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు వెయిటింగ్ చేసి ఏదో ఒక రోజు గెలుస్తాడు అనే నమ్మకంతో నాతో పయనించిన కార్యకర్తలందరికీ కూడా
శిరస్సు వంచి తల నమస్కరిస్తున్నా. ఈరోజు గెలుపు రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంకితం. రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంకితం. చాలా బయట పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. నేను కొద్దిసేపు అయినాక మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చినాక నేను చెప్తాను. నేను మెజారిటీ 1272 మెజారిటీ అంత అనేది మాకు కాదు, కానీ మేము గెలవడం నిజంగా. वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कोत्तूर जडचरला बल्दियात में हुक्मरान जमात टीआरएस की शानदार कामयाबी पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने आज हुई रायशुमारी के बाद बरसर इख्तिदार जमात के हक में नताइज पर मसरत का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए किए गए एक ट्वीट में वजीर श्रीनिवास गौड़ ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि टीआरएस हुकूमत वजीर आला चंद्रशेखर राव और टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की क़यादत में अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम करेगी। कोत्तूर बल्दिया के 12 वार्ड्स में से टीआरएस ने 7 पर कामयाबी हासिल की है, जबकि दीगर 5 पर अपोजिशन कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह जडचरला की बल्दिया के 27 वार्ड्स में से टीआरएस ने 23 वार्ड्स पर कामयाबी दर्ज की है। నిన్నటి నుంచి మనం చూస్తున్నారు ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఎలక్షన్ అయినా కానీ ఇక నుంచి ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ వైపే ప్రజలు ఉంటారని చెప్పడానికి నాగార్జున సాగర్ ఎలక్షన్ నిదర్శనం. ఈరోజు కొత్తూరు ఎలక్షన్, ప్రాంత వరకు ఏర్పడిన మొత్తం అన్ని కార్పొరేషన్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్. ఎండాకాలంలో నీళ్లు లేక అవస్థలు పడేది, కరెంటు లేక ఇబ్బందులు పడేది. ఏ రాజకీయ నాయకుడు కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, మున్సిపల్ చైర్మన్ కానీ, సర్పంచ్ కానీ ఊర్లలో పట్టణాల్లో తిరగాలంటే ఈ సమయంలో భయపడేది. ప్రజలు ఎట్లా తిరుగుతారో ఏమని. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత గ్రామాలలో ప్రశాంతంగా ఉంది. పట్టణాల్లో కూడా ముఖ్యంగా షాద్ నగర్ అంటే మా అంజన్న ఎప్పుడు కూడా నీళ్లు లేవు సార్ ఎప్పుడు కొట్లాడింది. కానీ ఇలా మేము తిరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడ నీళ్ళ సమస్య లేదు, కరెంటు సమస్య లేదు, సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఇక్కడ ఎవరు చూసినా కానీ ఇంకో 3 పూటలు అన్నం తింటున్నాం. ఆకలి ఉపాసం ఉన్నటువంటి కుటుంబం ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి ఎలా ఎదిగిందంటే దానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ప్రజలకు తెలుసు. ఇది కేసీఆర్ గారి ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా ఆయన చేసే సంక్షేమ పథకాల ఫలితమే ఇలా ఈ ఫలితం. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఇట్లా ఉంటుంది. రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో కూడా అఖండమైన మెజారిటీ గ్యారంటీ ఉంటుంది. अराजियात के कब्जे के मुकदमे का सामना कर रहे साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने उन्हें काबीना से बरतरफ कर दिए जाने के बाद पहली मरतबा मीडिया से बातचीत की और अपने आप को बेकसूर करार दिया। साथ में उन्होंने बिलवास्ता तौर पर हुकूमत और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि उनके फार्म हाउस के लिए जो सड़क तामीर की गई है, क्या ये अराजी मख्तशुदा अराजी नहीं है, यानी असाइन लैंड नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर वो कानूनी जदोजहद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी भी किस्म के मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। साबिक में उन्हें गैंगस्टर नईम ने जान से मारने की धमकी भी दी थी, वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसे आज़ादाना इदारे के जरिए तहकीकात करवाई जाए। राजेंद्र ने कहा कि जिले कलेक्टर की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट उन्हें उसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी ने उनका मौक़िफ़ को भी जानने की कोशिश नहीं की। राजेंद्र ने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से 5 पैसे की इमदाद हासिल नहीं की और न ही 5 गुंटे हासिल किए। वो गिरफ्तारियों और मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी क़यामगाह के अतराफ सैकड़ों पुलिस वालों को तैनात किया गया, वो अदालत से रुजू होते हुए बेकसूर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर ने जो रिपोर्ट पेश की है वो सफ़ेद झूठ है। राजेंद्र ने कहा कि उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा स्कैम किया जिसमें वो हज़ारों एकड़ अराजी पर कब्जा किए हैं। 19 साल तक वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर काम कर चुके हैं और वो असेंबली में फ्लोर लीडर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 19 साल की सियासी जिंदगी में उन्होंने कभी भी टीआरएस पार्टी या हुकूमत पर दाग लगने नहीं दिया। काबीना में भी उन्हें मौका फराहम किया गया। उस वक्त भी हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करने वाला कोई काम नहीं किया। तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन कभी भी ओहदा या दौलत कमाने की फिक्र नहीं रही। राजेंद्र ने कहा कि वो असेंबली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होने भी तैयार हैं, ताहम इस सिलसिले में उनके चाहने वालों और दोस्त अहबाब से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। साबिक वजीर ने कहा कि अलहदा सियासी जमात कायम करने का कोई मंसूबा नहीं है, इस सिलसिले में अब तक गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हर वक्त रियासत की आवाम और सच्चाई पर यकीन रखते थे।
वो कभी दौलत पर यकीन नहीं रखे, लेकिन मुझे काफ़ी ताज्जुब हो रहा है कि केसीआर जैसी शख्सियत मुझ जैसे एक आम आदमी पर अपनी तमाम तवानाई सर्फ कर रहे हैं और मुझ पर तमाम महकमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में नरसापुर के रुकने असेंबली और रुकने काउंसिल के साथ कई अदवार की बातचीत भी की। राजेंद्र ने कहा कि मंसूबाबंद साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है और इसी साजिश के हिस्से के तौर पर उन्हें काबीना से बरतरफ किया गया। దానికి రోడ్డు కావాలి, బండ్లబాటు ఉన్నది. మేము దానికి ఏం చేసామంటే కోరుట్ల వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉన్నది. మా ల్యాండ్లో దాదాపు ఒక 500-600 గజాలు పోయింది ఆ రోడ్డు. కోరుట్ల వాళ్ళ ల్యాండ్లో ఒక 500-600 గజాలు పోయింది. ఇంకా కొంచెం పార్ట్ ఒకరిద్దరి అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ పోయింది. ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ పోయింది. వాళ్ళకి మేము ఏమన్నామంటే మీరు ఎంతైతే రోడ్లో ఓ 10 గుంటలో ఎకరమో ల్యాండ్ పోతే ఆ ల్యాండ్ బదులు మీకు ల్యాండ్ ఇస్తామని చెప్పినాం. కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఈ లేబర్ షెడ్ పక్కమంటే వేసుకున్నాం. ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేసి దాంట్లో వేసుకోం కాబట్టి పక్కమంటే ఉంటుంది కదా, టైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా వేసుకున్నాం. దానికి 66 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి కబ్జా పెట్టిందని చెప్పి మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి సంస్థ సిట్టింగ్ జడ్జి అని చెప్పిన, మీరు చెప్తే మీ కలెక్టర్ ఏ రిపోర్ట్ అయినా ఇస్తాడు, మీరు చెప్తే ఏ రిపోర్ట్ అయినా మీ ఏసీబీ ఇస్తుంది, మీరు చెప్తే నా మీద ఏ కేసు అయినా పెడతారు. ఇవాళ తెలుస్తూ ఉంది బయట, చెట్లు కొట్టినందుకు ఒక కేసు, అసైన్మెంట్ భూములలో రోడ్డు వేసినందుకు ఒక కేసు అని చెప్తా ఉన్నా. నేను అడుగుతా ఉన్నా, కనీసం మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు మాకు ఇప్పటి వరకు మీ కలెక్టర్ రిపోర్ట్ మాకు అఫీషియల్గా అందలే. కనీసం మాకు మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంది, దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏందని చెప్పి అడగలే. साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले को वापस कर दिया। रुकने असेंबली को मिलने वाले गनमैन के सिवा दीगर सिक्योरिटी भी उन्होंने वापस कर दी। वो मेडचल मलकाजगिरी जिले के शामीरपेट में वाक़ अपनी क़यामगाह से करीमनगर के हुजूराबाद टाउन रवाना हो गए, जहां वो अपने हामियों के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे। जिले मेदक में अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला ने उनको काबीना से बरतरफ कर दिया है। मख्तस अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्ज़ामात पर ईटला राजेंद्र को बरतरफ करने के एक दिन के बाद तेलंगाना हुकूमत ने मेडचल मलकाजगिरी जिले की एक मंदिर की अराजी पर गैर मजाज कब्जे के खिलाफ एक और जांच के अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंदिर की इस अराजी पर गैर मजाज कब्जे की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने के सरकारी अहकाम जारी किए। यह अहकाम शामीरपेट मंडल के देवर यमजाल गांव में वाक़ इस मंदिर की अराजियात के गैर कानूनी मामलात और बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जों से मुतालिक बेशतर शिकायत मौसूल होने के बाद जारी किए गए। महकमा इंडोमेंट ने दावा किया कि 152 एकड़ और 13 गुंटे अराजी मंदिर की है। इतवार को मकामी अखबारात ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र और बाज़ दीगर की जानिब से इस मंदिर के अराजियात पर कब्जे की खबरें शाये की थीं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन अफराद ने मंदिर की बड़ी अराजियात को अपने नाम कर लिया। उन अराजियात की मालियत 1000 करोड़ रुपए है। उन अराजियात पर बड़े पैमाने पर कब्जेजात करते हुए गैर मुस्तनिद इजाज़त के बेशतर कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए तामीराती काम अंजाम दिए गए। हुकूमत ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का बगौर जायजा लेने के बाद इस मसले की तफसीली जांच के अहकाम जारी किए हैं और इस खुसूस में कमेटी कायम की, जिसकी क़यादत N रघुनंदन राव कर रहे हैं। ये कमेटी मंदिर के अराजियात पर गैर मजाज कब्जों की तफसीली जांच करेगी और हुकूमत को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। इन अहकामात में ये बात बताई गई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जिस तरह ईटला राजेंद्र को बरतरफ किया गया, उसी तरह अराजी पर कब्जा करने वाले KT रामाराव और मल्ला रेड्डी को भी बरतरफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करने का खदशा है, इसीलिए उन वुज़रा को फौरन बरतरफ किया जाए। हुकूमत से लाताल्लुक इंडोमेंट अराजी पर नमस्ते तेलंगाना ने 100 करोड़ रुपए की अराजी पर कब्जा कर लिया है। रियासती हुकूमत की तहकीकात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की CBI तहकीकात की जाए। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत, वज़ीर दाखिला अमित शाह और ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी से भी नुमाइंदगी की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक तंजीमें, अवामी तंजीमों, JAC के साथ मिलकर मकामी सतह पर जायजा लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1531 एकड़ एंडोमेंट अराजी की तफसीलात धरानी पोर्टल में मख्फी रखी गई हैं। 9 अजला के तफसीलात पोर्टल में रखकर सिर्फ रंगारेड्डी के अराजी के तफसीलात को खुफिया क्यों रखा गया।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो तब्दीलियां की गई उसको आवाम के सामने लाया जाए। 95 साल से देवर यमजाल मंदिर की अराजियात की तफसीलात को मंजर आम पर लाया जाए। देवर यमजाल मंदिर की अराजी में केसीआर खानदान और करीबी साथियों की अराजियात मौजूद है। सर्वे नंबर 437 केटीआर और नमस्ते तेलंगाना के सीएमडी दामोदर राव की अराजी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसके सेल डीड को मंजर आम पर वो लाएंगे। वजीर मल्ला रेड्डी सर्वे नंबर 658 में 7 एकड़ अराजी पर कब्जा करते हुए फार्म हाउस तामीर किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस तहकीकात के लिए केसीआर के रिश्तेदार रघुनंदन राव कमेटी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इससे केसीआर की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। ఒకసారి కూల్చడానికి అధికారులు వెళ్తే హడావిడి జరిగింది. ఈ మంత్రి గారు ఒత్తిడి చేసి ఆ కూల్చివేతలను ఆపేసిండు. దీని వెనకాల పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగినాయి, వందల కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారినాయని చెప్పడం జరిగింది. అయితే మిత్రులారా, దీనికి సంబంధించి ఈ గ్రామంలో ఉన్న భూములలో కొంతమంది వ్యక్తులు ఎవరెవరైతే అక్కడ గోడౌన్లు నిర్మించుకున్నారో, భూములు ఉన్నాయో, అదే నమస్తే తెలంగాణలో వాటి వివరాలను ప్రచురించారు. అయితే నేను కొంచెం విశ్లేషించి ఇందులో కొంత శోధించడంతో అందులో ఉన్న ఈటెల రాజేందర్ గారి సతీమణి ఈటెల జమున గారు కావచ్చు, సాదా కుటుంబం కావచ్చు, ఇంకా చాలామంది కుటుంబాలతో పాటు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు నీతికి నిజాయితీకి నిలువుటైతో అద్దం. సత్యహరిచంద్రుడే చచ్చిపోయి జన్మలో చంద్రశేఖరరావు గారి రూపంలో అవతరించి ప్రజలకు ఒక దశ దిశ నిర్దేశాన్ని చూపించి ప్రపంచంలో ఎవరైనా నిజాయితీగా ఉండాలంటే చంద్రశేఖరరావు గారు లాగానే ఉండాలని చెప్పుకుంటున్నారని ఆయన అనుచరులు వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా సందర్భాలలో చెప్తుంటారు. ఈరోజు నేను ఈ డాక్యుమెంట్, ఈ సేల్ డీడ్లు మీకు రిలీజ్ చేస్తున్నా. ఈ సేల్ డీడ్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి పేరు మీద ఉన్నది. సన్ ఆఫ్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. ఏ సీతారామస్వామి हैदराबाद के शहरियों को आज उस वक्त शदीद गर्मी से राहत मिली जब अचानक मौसम तब्दील हो गया। हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश होने की इत्तलात हैं। बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर हल्की या तेज़ बारिश हुई। सुबह से ही मौसम अबर आलूद था और दोपहर के बाद आसमान अबर आलूद हो गया था और सहपहर के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से जहां शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, वहीं मौसम खुशगवार हो गया। शहर के नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, सिकंदराबाद, ECIL, नागाराम, तारनाका, लालापेट, पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स, मलिकपेट के अलावा कई इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी हुई। तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की इत्तलात है। नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, सिकंदराबाद, नागाराम, तारनाका, लालापेट, पंजागुट्टा, दिलसुख नगर, हयात नगर के अलावा दीगर कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से आमद और रफ्त में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा।
तेलंगाना के जिले मुलुक के वेंकटापुरम के पल्लेवागु प्रोजेक्ट के करीब एक लैंड माइन अचानक फट पड़ी। ये वाकया पीर की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया, जिसमें किसी के जख्मी होने की तला नहीं है। पुलिस ने कहा कि बिजली गिरने की वजह से धमाका हुआ। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि यह लैंड माइन सिक्योरिटी ओहदेदारों को निशाना बनाने के लिए सीपीआई माओइस्टों की जानिब से रखी गई थी। इत्तला पर पुलिस की एक टीम के साथ सीआरपीएफ बशमुल बम को नाकारा बनाने वाला दस्ता वहां पहुंचा, जिसने धमाके के मकाम का मायना किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच इतवार के रोज थोड़ा राहत भरा दिन रहा। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 6,79,900 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 9,957 लोगों की जान भी गई। दुनिया में कोरोना के अब तक 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,99,19,715 हो गई। मतलब आज ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो जाएगा। हिंदुस्तान ऐसा दूसरा मुल्क होगा जहां 2 करोड़ से ज्यादा मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी है। इतवार के रोज मुल्क में 3,69,942 मरीज सामने आए। 2,99,800 लोग ठीक भी हुए। सबसे ज्यादा अमवात वाले मुल्कों में हिंदुस्तान मेक्सिको को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया। यहां अब तक 2,18,945 लोग दम तोड़ चुके हैं। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 5,695 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 4,56,485 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,417 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 49 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हदूद में 1,352 नए मामला दर्ज किए गए। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर व अनकापल्ली के साबिक रुकन पार्लियामेंट सब्बम हरी कोविड से लड़ाई लड़ते हुए चल बसे। उनकी उम्र 68 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक फर्जंद और एक दुख्तर शामिल है। सब्बम, जो वाइजाग के साबिक मेयर भी थे, कोरोना से मुतासिर होने पर विशाखापट्टनम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। उन्होंने आज दोपहर अस्पताल में आखिरी सांसें ली। साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर कायदीन ने उनकी मौत पर सदमे का इजहार किया और उनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कोरोना की वजह से एक होने वाली दुल्हन की मौत हो गई। यह वाक़या हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में पेश आया। भरतनगर की रहने वाली अनीता की बेटी 22 साला श्रीवानी की शादी इस माह की 13 तारीख को होने वाली थी। श्रीवानी की सेहत खराब होने पर उसका कोरोना का टेस्ट किया गया, ताहम इसमें वो मुस्बित पाई गई। बाद अज़ा उसके अरकान खानदान ने उसको एलबी नगर के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जहां वो ज़ेरे इलाज थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शादी से पहले अचानक उसकी मौत पर उस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को आला सतही इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने के सिलसिले में इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सेहत का कलमदान भी अपने पास लेते हुए फार्म हाउस में वक्त गुजारी कर रहे हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में ऑक्सीजन की कालाबाजारी उरूज पर है और खानगी दवाखानों की जानिब से लूटमार जारी है। ऐसे में हुकूमत की मिशनरी को मुतहरिक करने की जरूरत है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकूमत फौरन हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मेडिकल हब कहते हैं, लेकिन हैदराबाद में ही वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन आवाम को दस्तयाब नहीं है। इन हालात में वजीर सेहत को बरतरफ कर दिया गया। कोविड मरीज वजीर आला ये ओहदा अपने पास रखा है। कल तक वजीर सेहत से शिकायत करने की गुंजाइश थी, अब किससे मुश्किलात बताएंगे। उन्होंने वजीर आला चंद्रशेखर राव से अपील की है कि वो किसी डॉक्टर को वजीर सेहत बनाएं। खानगी हॉस्पिटल्स की लूटमार को रोकने के लिए फौज की मदद लें, क्योंकि हुकूमत उन पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। అమెరికాకి వెళ్ళి ఆయన పనితీరును చూసి ఆయన ఆహ్వానించి నిమ్స్ కు పట్టుకొస్తే ఇవాళ నిమ్స్ అనేటువంటిది ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో ఇవాళ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గా తీర్చిదిద్దిన ఘనత. అందుకే ఇవాళ ఆరోగ్య రంగాన్ని డాక్టర్ల చేతిలో గాని
లేదు పబ్లిక్ పాలసీ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ పాలసీని అడ్మినిస్టర్ చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ చేతిలో మాత్రమే పెట్టాలా? మీ దగ్గర చాలా మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా ఉన్నారు. లేకపోతే పార్టీలను పక్కన పెట్టండి. బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనా, అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనా, పార్టీలకు అతీతంగా లేకపోతే ప్రజా జీవితంలో లేనటువంటి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టండి. ఈ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ప్రాణాంతకం అని చెప్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం. ఏ మాత్రం కూడా ప్రిపేర్ చేయలేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर जुज़वी कर्फ्यू के निफाज का अहम फैसला किया। यह जुज़वी कर्फ्यू दिन के औकात में इस माह की 5 तारीख से होगा ताकि कोरोना के मामलात को रोका जा सके। दुकानात को खोलने के औकात में सुबह 6 बजे तक 12 बजे दिन होंगे। दूसरी तरह इसी दौरान दफा यानी सेक्शन 144 भी नाफिज रहेगा। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में कोरोना के मामलात का जायजा लिया। यह फैसला इस मोजी मर्ज को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हिस्से के तौर पर किया गया। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो कोविड के एहतियाती इक़दामात के साथ साथ अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करें। ये कर्फ्यू रियासत भर में 2 हफ्तों के लिए होगा। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ताउन करें और कोविड के गाइडलाइंस पर अमल करें। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। रियासत में पहले ही रात का कर्फ्यू नाफिज है और अब दिन में भी कर्फ्यू नाफिज रहेगा। चारशुंबे से इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। मध्याह्न तलवार से केक काटने वाले नाबालिग लड़के और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल के हनुमानवाड़ा इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस नौजवान जिसकी उम्र 17 साल है, उसने अपनी सालगिरह के मौके पर मनाई गई तकरीब के हिस्से के तौर पर 12 बजे शब के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क के बीचों बीच तलवार से केक काटा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो पर पुलिस ने उस नौजवान और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि बच्चों के मामले में वालिदैन को काफ़ी चौकस रहने की ज़रूरत है, उनके कामों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि गैर समाजी सरगर्मियों में नौजवानों के मुलविस पाए जाने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाएंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी के सामने रौब जमाने के लिए शोहर ने तलवार से शादी की सालगिरह पर केक काटा। पुलिस को यह खबर मिलते ही शोहर को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। मुलजिम दीपक सरकटे ने मैरिज एनिवर्सरी पर बीवी के सामने स्टाइल मारने के लिए इस बार कुछ तूफानी करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी इस तरकीब ने उसे सीधा हवालात में पहुंचा दिया। इल्जाम लगाया गया कि समाज में दहशत फैलाने के लिए उसने तलवार से केक काटा था और इस पूरे वाकये की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो अपनी महंगी अशिया की हिफाजत करें और उनको अस्पताल ना लाएं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करदा अपने ऑडियो पैगाम में कहा कि हमेशा मुस्बित रहना चाहिए और बैनुल अक़वामी बहरान से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। 1 मिनट 40 सेकंड का ये ऑडियो पैगाम जिसको कई अफराद ने सुना है, उसमें अंजनी कुमार ने बाज़ अस्पतालों के करीब से शिकायत मौसूल हुई है जिसमें कहा गया है कि मरीज या फिर उनके साथ रहने वाले अफराद की महंगी अशिया जैसे जेवरात वगैरह की चोरी हुई है या फिर ये अशिया गुम हो गई हैं। ऐसे मौके पर वो तमाम से गुजारिश करते हैं कि जब हम एक बैनुल अक़वामी बहरान से गुजर रहे हैं, ऐसे मौके पर एहतियात की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।